हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल बेंच स्टडी पर अपना नया सब्जेक्ट जो है अपना जो हिस्ट्री जो है मैं हिस्ट्री चालू करने वाला हूं। अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो सारे जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं सारे कराऊंगा कंप्लीट। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ तो हिस्ट्री के जो है हिस्ट्री को तीन 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 टाइम पीरियड में हिस्ट्री को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। वो तीन टाइम पीरियड कौन कौन से हैं? एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री को तीन टाइम पीरियड के अंदर क्लासीफाइड किया गया है। कौन कौन से? एंशियंट, मॉडर्न एंड मिडाइवल। तो मैं सबसे सबसे पहले मैं मिडाइवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन जो दौर है इतिहास का, मैं उसके बारे में अपन चालू करने वाले हैं। और इसके अंदर भी भारत का जो संघर्षकालीन काल जो रहा है, जो भारत का संघर्षकालीन दौर जो आया था, स्ट्रगल पीरियड जो आया था भारत का, अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो इसके बारे में चलिए अपन चालू करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। संघर्षकालीन भारत की सबसे खास बात ये रही थी कि भाई इस दौर में भारत के ऊपर कई आक्रमण हुए और मुगल आक्रमणकारियों ने और आतताइयों ने बहुत हमले किए और हमें हमारे देश को बहुत बुरी तरीके से लूटा है। और हमें क्या करा है, हमें हमारे देश के ऊपर कब्जा अपना स्थापित करने की इन्होंने बहुत कोशिश की है। तो चलिए, और जो इनके रास्ते में जो रुकावटें आई हैं अपन उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो संघर्षकालीन भारत की जो शुरुआत हुई, भारत के अंदर मुगल मुस्लिम काल की जो शुरुआत हुई, जो कहाँ से हुई, उसका जो स्थापना करने वाला जो शख्सियत की बात करें, किसी एक आदमी की बात करें तो उसका नाम अपन जिसका श्रेय है मोहम्मद गौरी को मिलना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी की वजह से ही भारत के अंदर मुगल रूल भारत के अंदर स्थापित हुआ। उससे पहले भी कई मुस्लिम आतताइयों ने हमारे देश के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो सिर्फ आए और हमारे देश को लूटपाट मचा करके हमारे यहाँ पर चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद में जितने भी लोग आए या फिर मोहम्मद गौरी के जितने भी इसके जो गवर्नर वगैरह थे वो यहीं पर रुक करके रह गए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों के आने तक हमारे ऊपर का राज किया था। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। भाई मोहम्मद गौरी कौन था? सबसे पहला सवाल ये उठता है। अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, अफगानिस्तान के एक छोटे से गौर राज्य का था। शासक था वहाँ का गयासुद्दीन, उसका भाई था गयासुद्दीन को 1163 में तख्त मिला था। गयासुद्दीन भी एक साम्राज्यवादी राजा था। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसी विस्तार की उसकी नीति पे चलते उसने सबसे पहले गजनी पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, गजनी पर हमला किया और गजनी जीता गयासुद्दीन ने गजनी जीत कर किसको दे दिया? मोहम्मद गौरी को दे दिया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी जो था उस टाइम तक शिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। शिहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी का असली जो नाम था शिहाबुद्दीन था। बाद में जब ये राजा बना तब इसने मोहम्मद गौरी नाम जो था इसने अपनाया। यह भी एक साम्राज्यवादी नेता राजा था। इसको भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इसने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। इसने सबसे पहले जब साम्राज्य बनाया तो सबसे पहले इसने जो अपने आसपास के जो मुस्लिम शत्रु थे सबसे पहले इसने उनको परास्त किया गौरी ने। और उसके बाद में जो लगातार इसने 30 साल तक भारत के ऊपर हमले किए ताकि भारत की जो धन संपदा जो थी उसको लूट सके और भारत के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर सके। इस दौरान इसके राह में बहुत रुकावटें भी आईं। सबसे पहले इसने मुल्तान के ऊपर हमला किया, मुल्तान को इसने अपने कब्जे में ले लिया हमला करके। मुल्तान जीतने के बाद में इसने पेशावर जीता और पेशावर के बाद में जो इसने पेशावर के राजा मलिक खुसरो जो थे उनको बंदी बना लिया, उनको काफ़ी समय तक अपने कारागार में रखा और 5-6 साल बाद उनको भी फांसी की सजा दे दी। इस दौरान इसका मोहम्मद गौरी का अहिल्यावाड़ के शासक राजा भीमदेव से भी सामना हुआ, लेकिन राजा भीमदेव ने इसको बहुत करारी मात दी। लेकिन मोहम्मद गौरी जो था इसकी शख्सियत से एक खास बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि इसने कभी भी हार मान करके भी वापस खड़ा हो जाता था। तो ये वापस आया, इसने वापस से युद्ध लड़े और इसने वापस से अपने जो पुरानी जो हार थी उसका बदला लिया। इसके बाद इसने पंजाब और सिंध तक 1186 में पंजाब और सिंध तक अपना जो राज्य था वो स्थापित कर लिया था। अब जब 1186 तक पंजाब और सिंध भी इसने जीत लिए थे
तो लगभग ये जो था भारत के एक जो भारत का जो दिल्ली साम्राज्य था, अजमेर का जो साम्राज्य था, उस तक ये पहुंच चुका था। अब इसका सामना होने वाला था भारत के राजपूत और हिंदू शासकों से इसका सामना होने वाला था, जो कि इसके राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट पैदा करने वाले थे। इस शख्सियत के अंदर सबसे बड़ा नाम जो है महाराज पृथ्वीराज चौहान का है, जो कि बहुत बहादुर योद्धा थे। उन्होंने इसको मोहम्मद गौरी को रोकने का प्रयास किया और सबसे पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 के अंदर। इसमें मोहम्मद गौरी जो था उसने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज से युद्ध करा और दिल्ली की तरफ एक बड़ी सेना लेकर के आगे बढ़ा। इसने रास्ते में सरहिंद का किला जीता और बाद में तराइन के मैदानों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तराइन जो थानेश्वर से 14 मील और करनाल से 10 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्रथम युद्ध हुआ जिसके अंदर जो था मोहम्मद गौरी परास्त हुआ। इस युद्ध के अंदर बहुत सारे राजपूत शासकों ने हिस्सा लिया, बहुत सारे हिंदू शासकों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। मोहम्मद गौरी के खिलाफ सिर्फ एक शख्सियत जो थी, कन्नौज का राजा जो था जयचंद, उसने सिर्फ इस युद्ध से दूरी बनाए रखी, क्योंकि पृथ्वीराज जी को अपना शत्रु, अपना दुश्मन समझता था। इस बात को लेकर के वो इस युद्ध के अंदर हिस्सा लेने नहीं आया। मोहम्मद गौरी की इस युद्ध के अंदर हार हुई। मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज के द्वारा चलाए गए बाण से घायल हो गया और अपने जो साथी जो थे उसकी फौज के, वो उसको उस युद्ध के मैदान से निकाल करके वहां से ले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी इस हार के बाद में भी वो वापस आया, उसने इस हार का बदला लेने की सोची और वो 1192 के अंदर वापस आया। आपकी बार वो 1,20,000 जितनी बड़ी सेना लेकर के आया और उसने तराइन के मैदानों के अंदर दोबारा उसने आक्रमण किया। इस युद्ध के अंदर भी सबसे पहले जो युद्ध का एक मतलब कि जो शुरुआती दौर था उसके अंदर जो राजपूत जो सैनिक थे, सिपाही जो थे, वो इसके अंदर पहले हिस्से के अंदर बहुत प्रभावशाली रहे थे शुरुआत में। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी ने वापस से पीछे हटने लगा, जिसका फायदा वापस से मोहम्मद गौरी को मिला और युद्ध के अंत में महाराज पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और भारत के अंदर एक नए दौर की शुरुआत इस युद्ध के अंत से हो गई थी। क्योंकि जो इनका जो एक छवि थी महाराज पृथ्वीराज चौहान की, उससे ये था कि भाई जितने भी जो मुगल आतताई थे वो सारे डरे हुए थे कि भाई यहाँ पर एक बहुत बहादुर राजाओं का यहाँ पर शासन है हमारे देश के अंदर और इनसे टक्कर लेना काफ़ी भारी पड़ सकता है। इनकी हार के बाद में इनको एक वो मिल गई मुगल आतताइयों को कि भाई अब ये लोग हमारे देश के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके बाद में भयंकर युद्ध हुआ बैटल ऑफ तराइन का। पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज, वो युद्ध के मैदान में ही मारे गए और बाकी जो थे उन पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और अपने साथ में वो उन्हें लेकर के चला गया। 1194 के अंदर वापस से युद्ध हुआ। जो जयचंद तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर नहीं आया था, उस जयचंद पर भी गौरी ने हमला किया और कन्नौज को पूरी तरीके से ध्वस्त, मतलब कि कहते हैं कि कन्नौज का जो शहर था उस समय पर इस दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक होता था कन्नौज का शहर। लेकिन उसने मोहम्मद गौरी ने जयचंद के ऊपर हमला किया, चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद बहुत बुरी तरीके से हारा और कन्नौज के शहर को बहुत बुरी तरीके से लूटा। बनारस, कन्नौज से आगे निकलता हुआ बनारस गया, बनारस के अंदर उसने बनारस को लूटा और इन दोनों शहरों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। इस युद्ध के साथ ही भारत के अंदर जो एक मजबूत हिंदू साम्राज्य था उसका ख़त्म हो गया था और फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी तो वापस लौट गया और उसने अपने जो गवर्नर थे, गवर्नर बना दिए इन प्रांतों के। उन गवर्नरों के द्वारा ही उसने राज चलाया। सबसे पहले उसका गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको उसने भारत का पश्चिमी भाग सौंपा कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो छोटे छोटे जो राजपूत शासक जो थे उन पर हमला किया और उनको हराया। जालोर, सिरोही उसने ये इससे जीते। फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेना के साथ में गुजरात के ऊपर हमला किया 1157 के अंदर। भीमदेव जो गुजरात के शासक थे उन पर हमला किया। भीमदेव की इसमें हार हुई। गुजरात के ऊपर भी मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो गया।
भीमदेव के ऊपर हमला करने की सिर्फ एकमात्र वजह ये थी क्योंकि जब मोहम्मद गौरी भीमदेव के ऊपर हमला करने आया था सबसे पहली बार, तब भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था। बहुत बुरी हार हुई थी मोहम्मद गौरी की, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो एक बार हारने के बाद में वापस वहाँ पर आकर एक खड़ा हो जाता था उन्हीं युद्ध के मैदानों में। और जब हार हुई तो उसने उस हार का बदला 1157 में लिया अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद में बख्तियार खिलजी जो उसका दूसरा सिपह सलार सेना नायक जो था, उसका दूसरा बख्तियार खिलजी, उसको उसने भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ भेजा, बंगाल और बिहार की तरफ भेजा, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या अपना जो अधिकार था स्थापित किया मोहम्मद गौरी के इन सिपाहियों ने। बिहार के अंदर पाल शासक पाल वंशज इंद्रुमन का राज्य था। वहाँ पर ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे राजा इंद्रुमन, और इनके जो मंदिर थे, विहारास थे, सबसे पहले महाराज इंद्रुमन को मारा, उसके बाद में इनके जितने भी मंदिर वगैरह थे सबको वहाँ पर ख़त्म कर दिया बख्तियार खिलजी ने। इसके बाद में बख्तियार खिलजी जो था बंगाल के लिए निकला। 1202 के अंदर बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के ऊपर हमला किया, जिनकी राजधानी नादिया थी। नादिया के अंदर जब महाराज पर हमला हुआ, तब महाराज जो थे अपने कुछ चंद साथियों के साथ में खाना खा रहे थे उस वक्त लक्ष्मण सेन महाराज, और जब उनके ऊपर हमला किया तो बख्तियार खिलजी धोखे के साथ में सौदागर बन के, एक बिजनेसमैन बन करके उनके पास में गया, और उनके जो सबसे पहले सिपे किले के जो गार्ड थे उनको मारा, और बाद में राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजा वहाँ से जैसे तैसे वहाँ से निकल गए, और जो नादिया जो शहर जो था उसको इन्होंने बुरी तरीके से लूटा। बाद में लक्ष्मण सेन ने अपनी राजधानी लखनौटी को बनाया, और वहीं से अपना थोड़ा बहुत जो राज्य था वो चलाया, लेकिन बाद में जो बख्तियार खिलजी था उसने वापस से वहाँ पर अटैक करके इनको ख़त्म कर दिया। अलाउद्दीन मोहम्मद गौरी जो था वो पहले ही भारत छोड़ करके अपने गवर्नर्स के हवाले करके अपने गौरी लौट गया था और वहीं से अपना राज्य चला रहा था। इसकी मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको शासन मिला भारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने यहाँ का राजा बना। बख्तियार खिलजी ने कौन कौन से ज़िले जो थे वो लूटे थे उसका ये मैप है। ये मिर्ज़ापुर, नालंदा, विक्रमशिला, देवकोट, नादिया, चुम्बी वैली, इन सारे क्षेत्र के ऊपर बख्तियार खिलजी ने अपना आधिपत्य बनाया था मोहम्मद गौरी के झंडे के नीचे। आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गौरी ने अपने जो गुलाम जो था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको शासन मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक गुलाम था, इस एक नया युग, इससे पहले तो सिर्फ वो बाहर से चला रहा था, तब तक से ये इन्होंने कुछ 10-15 साल से भारत के अलग हिस्सों पे अपना कब्जा किया। और पहली बार जब राज्य स्थापित हुआ उसका नाम स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इलबारी वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सबसे पहला जो राजा बना था, जो सुल्तान बना था, वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले निसापुर के काजी ने खरीदा था, और बाद में इसकी बहादुरी को देख करके, कुतुबुद्दीन ऐबक की बहादुरी को देख करके मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये गुलाम था। इसके बाद में कुतुबुद्दीन के बाद में इल्तुतमिश राजा बना था, वो भी गुलाम था। तो गुलाम होने की वजह से जो इनके इस वंश का जो फाउंडर, जो इनका जो इस वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति जो गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या बन गया, गुलाम वंश बढ़ गया। और इसको इलबारी वंश भी, इलबारी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इलबारी डायनेस्टी के नाम से इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये तुर्की की एक इलबारी जो समुदाय, जो जनजाति है, उससे ये लोग बिलोंग करते थे, इसलिए इसको इस इलबारी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इनको मामलुक भी कहा जाता है। मामलुक का मतलब ये होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। मतलब कि जिनके माता पिता तो क्या थे, स्वतंत्र थे, लेकिन जो बाद में पुत्र हुआ उनका, उसको क्या कर लिया, उसको खरीद लिया गया, ऐसे व्यक्ति को मामलुक भी कहते हैं। तो इनको मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर ये गद्दी पे बैठा। इसका जो असली नाम था लाख बख्श था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने अब बहुत सारे हिंदू राजाओं के साथ में इसने बहुत सारे, उस टाइम पे हिंदू राजाओं तो बहुत कम रह गए थे। जो भी राजा रह गए थे वो अपने जंगलों के अंदर रह करके, इधर उधर रह करके अपने जो शासन था उसको संभाले हुए थे। और इसने क्या करा था, बाद में काफ़ी सारे शादी करके जो
मैरिज अलायंस करी थी, संध्या की थी, ताकि जो इसका राज्य है वो मजबूत हो सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी उसका काम करवाया था, इसको बाद में पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 के अंदर हुई थी, जब यह अपने लाहौर में अपने किले के अंदर जब एक जो पोलो जो ये खेल होता है चौगान वो खेल रहा था, तो उस घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इसके बेटे आराम शाह को राजा बनाया गया, लेकिन आराम शाह जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो राज कर सके, इसलिए उसकी नाकाबिल होने की वजह से जो दरबारी जो थे उन्होंने इल्तुतमिश को बुलावा दिया और इल्तुतमिश को राजा बनाया। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन का दामाद भी था और गुलाम भी था। गुलाम था पहले, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आज़ाद कर दिया और इसको अपना दामाद बना लिया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जब राजा बना तो इसको बहुत सारी समस्याओं से का सामना करने पड़ा। सबसे पहली बात तो जो इसके कुछ दरबारी जो थे, जो गौरी के शासक, मुल्तान के शासक जो थे, गजनी के शासक जो थे, उन्होंने इसको दिल्ली का राजा मानने से मना कर दिया, तो इसको वहाँ से इसको लड़ाई लड़नी पड़ी। बाद में फिर बंगाल, बिहार, गुजरात इनके शासकों ने भी इल्तुतमिश को अपना राजा मानने से मना कर दिया और ख़ुद को आज़ाद घोषित कर दिया। तो इसको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। इसने धीरे धीरे करके सारी समस्याओं को इसने ख़त्म किया और अपना राज्य स्थापित किया। इसने रणथंबोर 1226 में, मालवा 1223 में और ग्वालियर 1232 के अंदर जीता। बाकी जितने भी इसके जो पहले जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस से इसने अपने कब्जे में कर लिए थे। इल्तुतमिश को हकीकत के अंदर भारत में गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का जो राज्य स्थापित करने वाला बताया जाता है। भारत के अंदर जो मुस्लिम रूल, मुगल काल जो भारत के अंदर स्थापित हुआ, उसका भी श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल था बहुत छोटे समय के लिए था और इल्तुतमिश का काल काफ़ी बड़ा था। जैसे कि ये मैप है, अगर अपन इस मैप के अंदर समझे तो भारत जो अपना नॉर्थन पोर्शन है, जो नॉर्थन इंडिया है, ये पूरे पर इसका आधिपत्य इसका स्थापित हो चुका था इल्तुतमिश का। तो गाइस, ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आगे अपन जो इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान वगैरह है, महरम है, इसके आगे के जो वंशज है अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन आप देना चाहें वो मेरे को दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सजेशन ड्रॉप कीजिए आप अपना, और ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू गाइस।